नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मौर्योत्तर काल, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। एक तरफ था मौर्य साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो एक विशाल अखंड भारत की याद दिलाता है। एक सेंट्रलाइज्ड पावर जहां पाटलिपुत्र से निकला एक हुक्म पूरे देश में माना जाता था। लेकिन उसके बाद जो दौर आया, जिसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, वो बिल्कुल उल्टा था। वो एक राजनीतिक बिखराव का दौर था। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई थी और देश के अलग अलग हिस्सों में नई नई रीजनल पावर्स सिर उठा रही थीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। जरा सोचे, जब कोई इतना बड़ा एम्पायर ढह जाता है तो एक खालीपन सा आ जाता है। इतिहास में इसे ही पावर वैक्यूम कहते हैं। मौर्यों के जाने के बाद बिल्कुल यही हुआ, और इस खाली जगह को भरने के लिए होड़ सी मच गई। कई लोकल राजवंश, कई विदेशी हमलावर, सब इस खेल में कूद पड़े। और बस यहीं से भारतीय इतिहास का एक नया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पर यकीन मानिए बेहद दिलचस्प चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मौर्यों के बाद आखिर मगध की गद्दी पर बैठा कौन? कौन था वो राजवंश जिसने उस महान साम्राज्य की विरासत को संभाला? इसका जवाब हमें मिलता है शुंग वंश में। जी हां, मौर्यों के ठीक बाद मगध की कमान संभाली शुंगों ने। इनका शासनकाल लगभग 185 से 75 ईसा पूर्व तक चला। पर इनकी सबसे खास बात, सबसे अलग पहचान ये थी कि ये मगध पर राज करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश था। अब देखिए, ये सिर्फ एक डायनेस्टी का बदलना नहीं था, ये उस दौर के सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशंस में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। और इस वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और कहानी कहानी तो पूरी फिल्मी है। पुष्यमित्र कोई और नहीं बल्कि आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। और उसने क्या किया, एक दिन पूरी सेना के सामने एक मिलिट्री परेड के दौरान उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और सीधे मगध के सिंहासन पर जा बैठा। मतलब सत्ता का ट्रांसफर कोई शांति से नहीं हुआ, बल्कि खून खराबे से हुआ था। पुष्यमित्र का शासनकाल कई मायनों में बहुत अहम था। उसने राजधानी को पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके मध्य भारत में विदिशा को बनाया। उसने वैदिक परंपराओं को एक नई जान देते हुए 2 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो उस समय किसी राजा के दबदबे का सबसे बड़ा सबूत माने जाते थे। और मजे की बात यह है कि इन यज्ञों के पुरोहित कोई और नहीं बल्कि महान विद्वान पतंजलि थे। उसने नॉर्थ वेस्ट से हो रहे यवन यानी ग्रीक हमलों को भी टट कर रोका। लेकिन इन सब के बीच उसकी एक पॉलिसी हमेशा सवालों के घेरे में रही, और वो थी बौद्ध धर्म को लेकर उसकी नीति। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की माने, जैसे कि अशोकावदान, तो वो पुष्यमित्र की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। इन किताबों के हिसाब से वो बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए, मठों को जला दिया और न जाने कितने स्तूपों को भी नष्ट करवा दिया। खैर, ये तो हुई कहानी का एक पहलू। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक सबूत कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में जो मशहूर भरहूत स्तूप है, वहां से मिले सबूत बताते हैं कि पुष्यमित्र ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसका पुनर्निर्माण करवाया, उसे और बड़ा बनवाया। उसने लकड़ी के पुराने स्ट्रक्चर को पत्थर से बनवाया, जो ज्यादा मजबूत था। इससे पता चलता है कि शायद उसकी धार्मिक नीति उतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी किताबों में बताई जाती है। पुष्यमित्र का राज सिर्फ अंदरूनी मामलों तक ही सीमित नहीं था, उसे अपनी सीमाओं पर भी लगातार लड़ना पड़ रहा था। उसने डिमिट्रियस और मिनांडर जैसे ताकतवर ग्रीक राजाओं के 2 बड़े हमलों को नाकाम किया, जो अपने आप में एक जबरदस्त मिलिट्री अचीवमेंट थी। पर ऐसा भी नहीं है कि उसे कभी हार नहीं मिली। कलिंग के शक्तिशाली राजा खारवेल ने उसे एक युद्ध में हराया था। यह हमें याद दिलाता है कि शुंगों का साम्राज्य मौर्यों की तरह विशाल और अजेय नहीं था। वैसे शुंग काल सिर्फ युद्ध और राजनीति के बारे में ही नहीं था। पुष्यमित्र के बेटे और उसके उत्तराधिकारी अग्निमित्र की एक दिलचस्प प्रेम कहानी है, जिसे महाकवि कालिदास ने अपने मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हमें उस दौर की कल्चरल लाइफ की एक छोटी सी प्यारी सी झलक देता है। और देखिए, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। जिस तरह पुष्यमित्र ने अपने राजा की हत्या करके इस वंश को शुरू किया था, ठीक उसी तरह इस वंश का अंत भी एक हत्या से ही हुआ। आखिरी शुंग शासक देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला और एक नए वंश की नींव रखी। तो अब हम आते हैं कण्व वंश पर। इनका शासनकाल बहुत ही छोटा था, सिर्फ 45 साल का।
आप कह सकते हैं कि ये शुंगों और अगली बड़ी ताकत यानी सातवाहनों के बीच एक ट्रांजिशनल फेज था, एक छोटा सा पड़ाव। काणु वंश का इतिहास भले ही छोटा हो, पर यह एक जरूरी कड़ी है। जैसा हमने देखा, इसके फाउंडर वासुदेव थे, लेकिन वो शुंगों की पुरानी ताकत को वापस नहीं ला पाए और उनका असर सिर्फ मगध के आसपास ही सिमट कर रह गया। वो कोई बड़ा साम्राज्य नहीं चला रहे थे, बस जैसे तैसे पुरानी व्यवस्था को बनाए हुए थे। सिर्फ 4 राजाओं के बाद इस वंश के आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक नाम के एक राजा ने कर दी, और इसी के साथ भारत की राजनीति का सेंटर अब उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट होने वाला था। और अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। इनके आने के साथ भारतीय राजनीति का केंद्र पहली बार मगध से हटकर दक्कन के पठार पर यानी दक्षिण भारत में शिफ्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने वहां लगभग 300 सालों तक एक बड़े और स्टेबल एम्पायर पर राज किया। सातवाहन वंश की कुछ बातें बहुत ही यूनिक थीं। इसके फाउंडर्स सिमुक थे और उनकी राजधानी महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान थी। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है। लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प बात थी अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाना, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, मतलब गौतमी का बेटा। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि राजगद्दी पिता से बेटे को ही मिलती थी, बेटी को नहीं। सातवाहनों ने इकोनॉमी में एक ऐसा काम किया जिसका असर सदियों तक रहा। उन्होंने भूमिदान की प्रथा शुरू की। आसान भाषा में कहें तो वो ब्राह्मणों और अपने बड़े अधिकारियों को सैलरी में कैश देने के बजाय टैक्स फ्री जमीनें दान में देते थे। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि यहीं से भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की नींव पड़ी, एक ऐसी व्यवस्था जिसने आने वाले सैकड़ों सालों तक भारतीय समाज और राजनीति को शेप दिया। सातवाहन वंश ने हमें एक से बढ़कर एक शासक दिए। इनमें शातकर्णी प्रथम जैसे महान विजेता थे, हाल जैसे कवि राजा थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी जैसे एम्पायर बिल्डर थे, और यज्ञश्री शातकर्णी जैसे व्यापार को बढ़ावा देने वाले राजा भी थे। चलिए इनमें से कुछ खास शासकों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी इस वंश का सबसे महान, सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। उन्होंने सातवाहन शक्ति को, जो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, उसे फिर से जिंदा किया। उन्होंने शक शासक नहपान को एक जबरदस्त लड़ाई में हराया और सातवाहनों के खोए हुए सारे इलाके वापस जीत लिए। लेकिन सातवाहन शासक सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो कला और साहित्य के भी बड़े पारखी थे। राजा हाल तो खुद एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम की एक शानदार किताब लिखी, जिसमें प्रेम पर लिखी 700 कविताएं हैं। सातवाहनों का इकोनॉमी में योगदान भी कमाल का था। वो भारत में सीसे यानी लेड के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। उन्होंने ट्रेड को, खासकर समुद्री व्यापार को बहुत प्रमोट किया, और इसका सबसे अच्छा सबूत मिलता है यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर, जिन पर जहाजों के चित्र बने हुए हैं। ये साफ साफ उनके समुद्री दबदबे को दिखाता है। तो आइए अब इस पूरे दौर की विरासत को एक साथ देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौर्योत्तर काल एक बिखराव का युग था, लेकिन साथ ही ये कल्चर और इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक बहुत ही जिंदा दिल दौर भी था। तो इस पूरे युग का निचोड़ क्या है? पॉलिटिकली देखें तो ये बिखराव का दौर था, जहां एक सेंट्रल पावर की जगह कई रीजनल पावर्स ने ले ली। इकोनॉमिकली भूमिदान जैसी प्रथाओं ने भविष्य के सामंतवाद के बीज बो दिए, और कल्चरली ये एक बहुत ही मजेदार दौर था, जहां आर्ट और लिटरेचर किसी एक सेंटर में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में अपनी खास पहचान के साथ फल फूल रहा था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब भी कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बिखरता है, तो उसकी राख पर उगने वाली छोटी छोटी ताकतें सत्ता का एक नया बैलेंस कैसे बनाती हैं? ये सिर्फ मौर्योत्तर काल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें दुनिया भर के इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम मौर्योत्तर काल के बाद आने वाले अगले ऐतिहासिक चरण को विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।